आज जो है हम इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एनडीए से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और ये 20 क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। 20 अब आउट ऑफ 20 आपको लाना है। तो आप जो है पहले पढ़ चुके हैं तो अपने एग्ज़ाम की तरह जांच करेंगे, और यदि आप नए हैं तो इसको सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। और ये जो है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए भी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि घूर्णन पिंड का कुल कोणीय संवेग, यहाँ पर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, मतलब नियत है। तो यदि पिंड का कार्यरत कुल बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होगा? तो सबको पता है कि टॉर्क बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम। अगर यहाँ पर संवेग जो है कंजर्व्ड है यानी नियत है, तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा? तो टॉर्क जो होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंजर्व्ड है तो ये जीरो है, तो जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर कोणीय संवेग कंजर्व्ड होता है तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है वह कितना होता है? तो जीरो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुका दे, दो समतल दर्पणों के बीच में जो है कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 360 बटा थीटा ये होता है। और यदि सम आता है तो एक घटा देंगे, और विषम आता है और विषम में यदि सम्मित होता है तो एक घटा देंगे। अगर विषम सम्मित आता है यानी कि असम्मित आता है तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम ट्राई करते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो है 60 का कोण बना रहे तो कितना हो जाएगा? 360 यानी कि 360 बटा 60 काटेंगे 6 यानी कितना आया? 6 आया। यानी 100 में आया तो 100 में आया तो इसमें से हम एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु का संवेग जो है मोमेंटम जो है 0.01% इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा या कितना बढ़ जाएगा? तो हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है पी स्क्वायर बराबर 2m ई होता है, यानी कि पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम दिया है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं? इसको पहले लाइए तो कितना हो जाएगा? 2 चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज मोमेंटम इंटू 100। अब ये जो है आपका मोमेंटम में चेंज दिया गया है तो कितना दिया है? 0.01। तो यहाँ पे 2 गुणे 0.01% यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0.02% आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर देख लीजिए एक समान स्पीड से गति कर रहा है, और यदि एक समान स्पीड से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये कौन सा गति होगा? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें आवर्त गति क्या होता है या आवर्ती गति, और एसएचएम क्या होता है। तो देखिए आवर्त गति जो होता है ये एक सर्कुलर या किसी भी मोशन पर पथ को करता है, रिपीट करता है। यानी कि एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा कण जो अपने पथ को क्या करता हो? दोहराता हो, पथ को दोहराता हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे आवर्त गति बोलते हैं। और एचएम क्या होता है कि एक मीन पोजीशन, मतलब एक माध्य स्थिति के सापेक्ष जो होता है वह आगे पीछे का करता है? गति करता है। तो ये आगे पीछे गति करेगा और ये पूरा टोटल गति करेगा। तो अब बताना है कि ये टोटल गति करता है तो ये कौन सा गति होगा? यानी कि ये सर्कुलर मोशन करता है तो ये कौन सा हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा।
लेकिन एसएचएम तो नहीं होगा क्योंकि ये मीन पोजीशन के आगे पीछे गति करना चाहिए और यहाँ पर आगे पीछे गति नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये आवर्ती गति है किंतु सरल आवर्त गति नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार की प्रतिरोधकता यानी कि रो, तो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर क्रस ए बटा एल होता है। इसको याद करने का तरीका है रो बराबर रामलाल। रो बराबर क्या हो जाएगा? रामलाल। तो आपको याद रखना है कि जो रो यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे जो रो होता है ये डिपेंड करता है किस पर? प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी कि पदार्थ की किस पर? प्रकृति पर डिपेंड करता है। और सेकेंड नंबर जो है आपका वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रकृति पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखेंगे। तो तार की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर इस पर भी डिपेंड नहीं करता है और तार की लंबाई पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो हमें जो है याद क्या रखना है कि जो प्रतिरोधकता होता है ये डिपेंड किस पर करता है। सबसे पहले याद करना है इसको टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और सेकेंड नंबर जो है प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि जी का मान जो है होता है, यानी कि जी का मान कब कैसे बदलता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जी का मान जो होता है ये होता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा और ये जो होता है पोल यानी ध्रुव होता है। तो याद रखेंगे कि अगर हम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से अगर हम पोल की ओर जाते हैं तो हमारा जो जी का मान है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर पोल से अगर हम इक्वेटर की ओर आते हैं तो हमारा जो जी का मान है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो हमारा मिनिमम कहाँ हो जाएगा? तो मिनिमम हमारा इक्वेटर पर हो जाएगा और मैक्सिमम जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? पोल पर हो जाएगा। तो याद रखना है कि जी का मान जो है अधिकतम कहाँ होता है? तो अधिकतम पोल पर यानी कि ध्रुव पर होता है और मिनिमम कहाँ होता है? तो मिनिमम जो है इक्वेटर पर होता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। अब देखिए ओमीय क्या होता है? ओमीय प्रतिरोध वैसा प्रतिरोध होता है जिसका ग्राफ जो होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो वह ओमीय होगा और जिसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है वह अनओमीय होगा। तो देखिए तांबे का तार ये है ओमीय, क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है सीधा बनता है। कार्बन प्रतिरोध इसका भी जो है ग्राफ सीधा बनता है और टंगस्टन का भी तार का प्रतिरोध जो इसका ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन डायोड का जो ग्राफ बनता है ये आपका ऐसे बनता है। तो जब ऐसे बनता है इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। इसको साफ बनाते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वह ऐसे बनता है, ऐसे। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे अनओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक तार की लंबाई को खींचकर n गुणा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई पर, चेंज इन लंबाई पर डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पर एरिया के बारे में नहीं बोला तो इसको नहीं लेंगे, हमको इसको लेना है। ठीक, अब जो है हमें लंबाई को लेना है तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, अब खींचने की जब भी बात होगा तो इसको हम एल स्क्वायर कर देते हैं। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ एल के बराबर कितना दिया है? एन दिया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एन के स्क्वायर कर देंगे यानी कितना गुणा बढ़ जाएगा? एन गुणा बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
कि कार्नो इंजन यानी कि कार्नोट इंजन की दक्षता अगर 100% के लिए कर दिया जाए तो जो स्रोत होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि अगर दक्षता जो है अगर 100% होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए स्रोत का। तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होना चाहिए क्या 100% कार्नो इंजन की क्षमता होने के लिए स्रोत पर जो ताप होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी बीमाहीन राशि है, बीमाहीन। और ऑप्शन में जो है प्रवणता दिया है, प्रवणता दिया है और प्रवणता, ये भी प्रवणता दिया है। तो प्रवणता का मतलब होता है आपको जो है लंबाई से जो है भाग देना पड़ता है। जब भी प्रवणता नाम रखेगा आपको क्या करना है, उसमें जो है लंबाई से भाग करना है। अब यहाँ पर दिया है दाब प्रवणता, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेशर में किससे भाग देना है, लंबाई से भाग देना है। विस्थापन प्रवणता यानी कि लंबाई, तो यहाँ पर विस्थापन प्रवणता यानी कि हमको भी लंबाई से भाग देना पड़ेगा। तो विस्थापन के लिए लंबाई का भी तो लंबाई है तो एल, इधर भी क्या हो गया एल हो गया। तो एल से एल कट गया, कितना है एक आया। इसका मतलब एक, इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो बीमाहीन पूछ रहा है, इसका मतलब कोई बीमा ना हो, तो इसका भी बीमा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वह कैसा संबंध होता है। तो याद रखेंगे कि जो अनुगमन वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है, या इसको याद रखना है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह अनुगमन वेग से में क्या संबंध होता है। तो वी डी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं। यानी कि जो माध्यम में एकांक लंबाई में उपस्थित जितने भी तरंग है उनकी संख्या को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे हम तरंग संख्या कहते हैं, यानी कि वेव नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स कंटेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाली तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर है कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित यानी कि नो चेंज, यहाँ पर ऑन चेंज लिखा भी गया है, रहने वाली राशि कौन सी होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का काम होता है कि हाई वोल्ट को लो वोल्ट में बदलना या लो वोल्ट को हाई वोल्ट में बदलना। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है। तो ये वोल्ट में तो चेंज बदलेगा, धारा में भी बदलेगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा ये नो चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये नहीं बदलता है। इसको आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि स्प्रिंग वाली घड़ी को चंद्रमा की सतह पर ले जाने में जो है क्या परिवर्तन होता है। तो स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड होता है T बराबर 2π√m/k होता है। यानी कि जो स्प्रिंग घड़ी जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन जी, यानी कि जी पर डिपेंड नहीं करता है। और यदि जी पर डिपेंड नहीं करता है तो आप उसे कहीं भी ले जाइएगा उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके निकटतम है, यानी कि निकटतम है। ओके,
तो विद्युत वाहक बल जो होता है इसे हम विभव भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विभव भी बोलते हैं, या आप इसे विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे, तो इसे हम विभव भी बोलते हैं और विभवांतर भी बोलते हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो निकटतम मान होगा यानी निकटस्थ का होगा उसे क्या बोलेंगे? हम विभवांतर बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब किसके द्वारा खोजा गया? विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो याद रखेंगे यह जो है ऑर्स्टेड के द्वारा खोजा गया। ऑर्स्टेड के द्वारा इसे डिस्कवर्ड किया गया था या खोजा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। और एक बात और यहाँ से याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसने खोजा था? तो याद रखेंगे आइंस्टाइन ने खोज किया था। किसने खोज किया था? आइंस्टाइन ने खोज किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है डिस्कवर किसने किया था? तो आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट जी से नीचे यानी कि जी से नीचे उतरती लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल। यानी कि जब भी जी से नीचे उतरेगी यानी कि फ्री फॉल, और जब भी फ्री फॉल होता है तो वहाँ पर जी जो होता है वो कितना हो जाता है? 0। और यहाँ पर जी 0 होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। अब यहाँ पर जी हुआ 0 और यहाँ पर जी जैसे 0 होगा तो 0 तो नीचे 0 है, इसका मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा? तो टी बराबर जो है हमारा इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर फ्री फॉल यानी कि जी के तुरंत से कोई लिफ्ट नीचे अगर आता है यानी कि फ्री फॉल, और फ्री फॉल में कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा। तो कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा इसका मतलब जी 0, और जी 0 इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अनंत। और एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट है यानी अनंत है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड अनंत, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जो घड़ी होगा ये सुस्त हो जाएगी यानी कि काम नहीं करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि एक साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस यानी कि एक 100 बोबल जो होता है उसको चार्ज निगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा? तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? इसे भी कह सकते हैं कि इसकी जानकारी पूर्ण नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? 100 बबल का जो अगर चार्ज करते हैं तो उसका रेडियस क्या करेगा? उसका जो रेडियस होगा वह क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, मतलब किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह आपका एनर्जी का यूनिट होता है। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। और एक बात और याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻ का 19 जूल होता है। याद रखेंगे कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻ का 19 जूल आंसर होता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी का एक और यूनिट होता है जिसको हम जूल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और एक सीजीएस यूनिट भी होता है सीजीएस में, जिसको हम अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम अर्ग बोलते हैं। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल होता है। और ये किसका यूनिट है, तो यह एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूनिट होता है। और इसका एक यूनिट जो होता है जूल भी होता है। और एक सीजीएस यूनिट होता है, उसे हम अर्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम अर्ग बोलते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमारा बन जाता है, याद रखेंगे इस सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण का एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। तो इसको याद रखेंगे, देखिए समझा देते हैं इसको। ये है आपका मीन पोजीशन और ये आपका है स्ट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये मीन पोजीशन है और ये आपका स्ट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि चरम बिंदु जिसको बोल सकते हैं कि चरम बिंदु पर जो है वेलोसिटी कम होता है, मिनिमम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। जबकि एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो मिनिमम लगभग 0 के बराबर होता है, 0 होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्यों, उच्चतम बिंदु पर, यानी उच्चतम होगा कहाँ पर, चरम अवस्था में। यानी कि चरम अवस्था पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, वह उच्चतम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन तो उच्चतम होगा और पूछ देगा कि यहाँ पर जो होगा वेग क्या होगा, तो वेग यहाँ पर लगभग 0 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो यहाँ पर दिया है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा बराबर माइनस का मॉड ए इंटू मॉड बी। अब मॉड बी से मॉड बी, मॉड ए से मॉड ए कट गया, यानी कॉस थीटा बराबर आपका आंसर जो होगा वो माइनस का 1। अब कॉस कितना का मान जो होता है, कितना का मान जो होता है, -1 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 डिग्री यानी कि वो 180 डिग्री पर जो होता है कॉस थीटा का मान -1 आता है, यानी कि 180। और 180 का मतलब जो दोनों होगा वो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा। यानी कि ए और बी जो है विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। और ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा आगे जितना भी आने वाला वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।